Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis, where the coverage of the news would be from two leading newspaper, that is the Hindu and Indian Express. दोनों न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो थीम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस न्यूज़ की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं समझाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन में. सो लेट गेट स्टार्टेड. और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि we are organizing a live session on how to choose your optional subject for UPSC CSE 2020. तो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन जो अभी डेट आगे पोस्टपोन हो गई है 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, उसके बाद आगे मेंस बेसिकली जनवरी के आसपास में. तो उसके लिए अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सही ऑप्शनल चूज़ करें. तो वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ गाइडिंग सेशन. तो यहाँ पे 2 सेशन होगी. द फर्स्ट सेशन वुड बी फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन PSIR के लिए. तो बेसिकली ये जो टाइमिंग है 4 PM to 5 PM के लिए है. और सेकंड सेशन है दैट इज़ फॉर ज्योग्राफी फ्रॉम 5 PM to 6 PM, राइट. For more details, you can ping to this WhatsApp number. This is details are given. और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ चेक कर ले सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. और जो डेट है वो शेड्यूल है 20th जुलाई जून के लिए बेसिकली, राइट. Now coming to the today's topic list, today is 17th June. First topic is MPLAT scheme suspension and its consequences. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो MPLAT स्कीम है उसको सस्पेंड किया है, तो उसके क्या क्या रिवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. उसके अलावा UN सिक्योरिटी काउंसिल वोट इन इंडिया, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लोनार लेक, दिस वॉज देयर इन द न्यूज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कलर. एंड रूरल इंडिया एंड द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट and the use of Hindi in the lower court. These are the total important article and the news that is relevant for today. And MCQ's question would be there with explanation. तो कल के जो सवाल थे उसकी explanation मैं आज के साथ डिस्कस करूँगा. And at the end of the video there will be 2 MCQ's question which will help you have to practice in the PMC questions, right? और आप में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe the channel and do not forget to hit a like button on this video. So the first topic is MPLAT scheme and the suspension and its consequences. So you can find this news in the Hindu. आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ये टॉपिक है इन डिफेंस ऑफ द MPLAT स्कीम. बेसिकली ये आपको आज के एडिटोरियल में मिल जाएगी. बात करें इस तरह के आर्टिकल के रेलेवेंस की, तो ये जबकि जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम अगर आप कुछ ऐसे लिखते हैं बेसिकली गवर्नेंस को लेकर के, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो रिसेंट में अभी यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि जो हमारे MPLAT फंड है, जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, ये जो फंड है इसको 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए सस्पेंड किया जा रहा है. 2 फाइनेंशियल ईयर में 2021 से 2022 तक के लिए. सो दिस इज़ फॉर 2 ईयर, राइट. सो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये परमानेंटली बंद कर दिया गया. नो, दिस इज़ ओनली फॉर इनिशियली 2 ईयर बिकॉज ऑफ COVID-19. और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MPLAT फंड है वो इनेबल करती है MP को टू प्ले अ लीडरशिप रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन इट्स कॉन्सिक्वेंसी. जो उसकी जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, उसके वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली शॉर्ट आउट किया जाए. उसके लिए उनको फिनेंशियल अमाउंट दी जाती है. मैं आगे आपको बताऊँगा क्या अमाउंट है. Now the suspension of MPLAT fund for 2021 and 2022 will be in the wake of pandemic and do away the vital role of the MPs. जिस तरह से इसको कैंसिल की गई है तो बहुत सारे अटकलें ये द एक्सपर्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि वंस दिस हैज़ बिन विदड्रॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो भी विल बी विदड्रॉन, राइट. सो दे वुड बी नॉट टेकिंग मोर कॉशन अगेंस्ट दर कॉन्स्टिट्यूंसी. Now talking about the responsibilities of the MP, basically क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी MP की होती है कि बेसिकली डज नॉट एंड विद द सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन. सिर्फ उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन वर्क नहीं है. उसके अलावे जो सबसे अहम चीज़ है इज़ टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड द ग्रीवांसेस ऑफ द इलेक्टोरेट. जो भी जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनके एरिया के जो लोकल वोटर्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको देखा जाए, उसको किस तरह से उसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ा जा सके. दिस इज़ द मेन रोल ऑफ एन MP. एंड एज द पार्लियामेंट इज़ अ मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन. अगर बात करें हमारी लोकसभा की या राज्यसभा की, तो एक मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन है. उस तरह से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या वो राज्यसभा से हो या फिर वो बेसिकली लोकसभा से हो, बेसिकली यहाँ पे वी आर फोकसिंग मोर ऑन लोकसभा. तो लोकसभा के जो MPs है वो एक मल्टी फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं. और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके जो एरिया में जो जहाँ से वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके ग्रीवांसेस को पूरी तरह से एड्रेस करना इज़ व्हाट दे हैव टू डू एंड दे आर मैंडेटेड टू डू, राइट. एंड MP नोज द डेवलपमेंट एरिया ऑफ हिज एरिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेरी वेल. उसके अलावे जो एक MP है या फिर जो एक MLA है
उससे अच्छा उसके क्षेत्र को और कोई नहीं जान पाएगा। सो दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके जो फंड्स हैं उनको वापस से रिज्यूम किया जाए, ये ऐसे ओपिनियन है। कहीं ना कहीं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, बट दिस इज ओनली इनिशियली फॉर 2 ईयर। बट आप ये मान के चलो कि इस 2 ईयर में जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा उस एरिया में। ना अगर बात करें जो हमारी एमपी लैट स्कीम है वो है क्या, बेसिकली 1993 में इसको एज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसको CSS भी कहते हैं, सेंसर एंड स्कीम के तौर पे 1993-1994 में इसको लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के अंदर हर एक MP, या तो वो अगर लोकसभा से है या राज्यसभा से है, उनको 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर एनुअल। ओके, हर साल ये पर एनुअली ये बेसिस पे ये अमाउंट दी जाती है। एंड ऑन इंटरवल ऑफ बेसिकली अगर वो 5 साल के लिए है, टेन्योर जो 5 ईयर्स के लिए होती है, सो दिस सम अप्स टू 25 करोड़ रुपीज़ ऑन अ 1 MP फॉर हिज एंटायर ड्यूरेशन। तो जो MP लोकसभा से आते हैं वो तो अपने एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, राइट, जो MP लोकसभा से आते हैं। बट वैसे MP जो राज्यसभा से आते हैं, सो दे हैव द चॉइस कि उस स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज करके वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं, राइट। Now this scheme enable the member of parliament to recommend the work creation for the durable community based on उनके जो लोकल ज़रूरतें हैं। जिस तरह से कुछ जो नेशनल प्रायोरिटी रखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिक्स है, जिसको MOSPI भी कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिक्स जो है ये बेसिकली रेगुलेटरी, वो रेगुलेट करती है कि कहाँ पे किस तरह से कितने फंड खर्च किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नेशनल प्रायोरिटी डिसाइड की है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पे पैसे खर्च होने चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होने चाहिए, पब्लिक हेल्थ पे खर्च होने चाहिए, सैनिटाइजेशन पे होना चाहिए और रोड्स पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नेशनल प्रायोरिटी है। उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरतें हैं छोटी मोटी उस कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो चीज़ों को भी आगे काम किया जा सकता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं आपको पहले बताया, हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इनका मेन काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, and the release of fund and the prescribing monitoring mechanism for the implementation of the scheme। तो स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फंड का जो डिवोल्यूशन वो किस तरह से हो रहा है, किस कहाँ पे कितने खर्च हो रहे हैं, ये सारा ब्यौरा एक MP फंड से MOSPI को जाता है, राइट। एंड दिस इज अंडर कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलकर आगे काम होती है। ना कंसर्न को रेस किए गए हैं बेसिकली, जिस तरह से 2 साल के लिए जो कैंसिल कर दी गई है टिल 2022 से लेकर 2022 तक, 2020 से 2022, तो ये 2 साल में जो कंसर्न रेस की गई है कि जो अंडर यूटिलाइजेशन जो फंड है, वैसे भी बहुत सारे जो फंड्स हैं MP लैट के अंदर वो अंडर यूटिलाइज है। तो वो एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है अभी के पॉइंट के लिए। ना दूसरा, द नेचर ऑफ द स्कीम गिव द स्पेस फॉर द करप्शन। जिस तरह से इसका नेचर है उसमें बताया गया कि करप्शन एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है इसके कारण से भी। एंड ओनली द MP लेट कॉर्पस, अगर टोटल कॉर्पस की बात करें अगर 100% में, तो सिर्फ जो 15% है दैट इज़ गोइंग टू शेड्यूल कास्ट, राइट। जो उस एरिया में अगर डेवलपमेंट अगर उसके वहाँ पे है तो 15% जो फंड है वो जाते हैं शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए, और 7.5% फंड है वो सिर्फ जा रहे हैं बेसिकली आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए, राइट। तो बाकी के जो फंड बचे हैं वो जाते हैं और किसी भी काम के लिए। लेकिन और ऐसे जो ओपिनियन है एक्सपर्ट की कि जो 50%, मोर देन 50% ऑफ द फंड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, राइट। कहीं कहीं सिर्फ 10% फंड का ही यूटिलाइजेशन हुआ है। और 20 लाख रुपये जो अगर बात करें 5 करोड़ में सिर्फ 20 लाख रुपए ऐसे हैं MP लेट फंड के पर एनम के लिए जो एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं, जो डिसेबल हैं लोग, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, राइट। तो सस्पेंशन ऑफ द MP लैट फंड वुड अंडरमाइन द डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज सेगमेंट। जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं उनको कम से कम 2 साल के लिए फंड है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा, रिवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, वो कम से कम 4 साल के लिए हो सकता है, राइट। तो इस समय तक उनको बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा और इसका खामियाजा उन लोगों को, वहाँ के जो आम आवाम है, जो जनता है, उनको उठाना पड़ेगा। ना बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द सेकेंड UN सिक्योरिटी काउंसिल वोट एंड इंडिया। As you know that we have some good news coming out of the UN Security Council and today the election is scheduled. आगे देखेंगे इस टॉपिक को। सो UN असेंबली ऑन वेडनेसडे, बेसिकली आज के दिन जब मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो द इलेक्शन माइट बी गोइंग ऑन। So this will elect 5 members for the UN Security Council for 2021 to 2022. और India is expected to sail through the 193 member. टोटल जो UN की मेंबर है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो 133 है, राइट। और उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर है
दैट इज़ 5, राइट। तो उसके लिए ही मेन इलेक्शन होनी है। एंड इंडिया इज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अनअपोज नॉमिनी ऑफ द एशिया पैसिफिक सीट। जो एशिया पैसिफिक सीट है उसमें इंडिया की जो दावेदारी है वो काफ़ी बेसिकली दबदबा बना हुआ है हमारा, और वी आर डोमिनेटिंग दिस रीजन, राइट। सो वेरी पॉसिबल एफर्ट्स की वी माइट गेट सक्सेस। नाउ 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली की, और जो इलेक्शन हो रही है ये 75th इलेक्शन है। तो आप ये नंबर याद रखें, दिस इज़ अ 75th इलेक्शन, दिस माइट बी आस्क्ड इन द एनी अदर एग्जामिनेशन। उसमें होंगे क्या इलेक्शन में, 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनको इलेक्ट किया जाएगा। मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भी इलेक्ट किया जाएगा विथ अ स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट। And India is all set to become the powerful 15 nation of the Security Council as a non-permanent member, ठीक है। तो बेसिकली 5 तो होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, बेसिकली जिनको सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग राइट दी जाती है, वीटो पावर दी जाती है, और 10 होते हैं जो नॉन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, राइट। एंड इंडिया एज अ कैंडिडेट फ्रॉम अ नॉन परमानेंट मेंबर सीट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक, जो कैटेगरी है 2021 से 2022 के टर्म के लिए दी गई है। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर नॉन परमानेंट। और प्रीवियस में अगर बात करें जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप रही है इंडिया की, वो 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, फिर 1997 में 1978, 1884 से 1885, 1991 से 1992, और सबसे रीसेंट जो लास्ट हमारी पार्टिसिपेशन रही है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे वो 2011 से 2012 में रही है। उसके बाद अभी बेसिकली आफ्टर 8 years this election is being held on 2020 where India would be getting a non-permanent seat. Fine. Now बात करें how much seat is needed for India to win this election. तो बेसिकली जो 2/3 है मेंबर्स जो हैं उनकी वोटिंग चाहिए होती है, तो करीबन 129 जो वोट्स हैं वो चाहिए होगी टू गेट टू विन दिस इलेक्शन, टू गेट अ कंफर्मेशन सेट। एंड मेक्सिको इज अनअपोज्ड इन बिट ऑफ द लैटिन अमेरिका फॉर द कैनबेरा सीट। और अगर बात करें कि अदर कोस्ट की, वेयर देयर इज अ स्ट्रेट कंटेक्स्ट बिटवीन द केनिया एंड लेट इंट्रेंट डिजिबूटी फॉर द अफ्रीकन सीट्स। तो ये इंडिया के लिए अगर आपको स्पेशली ध्यान रखना है तो ये 129 सीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नो कंट्री इन फोकस की अगर बात करें इस इलेक्शंस में, और भी जो दूसरे कंट्री की तरफ फोकस है, तो कंटेस्टेंट्स हैं जैसे कनाडा है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, ये सारे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली फोकस किया गया है, हु आर इन द वेलिफाइंग 2 seats allocated to the Western Europe and other member of the each pitching for India vote। तो नॉर्वे ने वैसे ही सपोर्ट किया है इंडिया के लिए। लेट्स सी, वी आर इन अ वेरी पॉसिबल सिचुएशन एंड वी आर वेरी श्योर कि इंडिया वुड बी मेकिंग थ्रू दिस नॉन परमानेंट सीट। ना आगे बढ़ेंगे, लोनार लेक, दिस इज देयर इन द न्यूज़ इन द हिंदू, और ये पहले भी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि लोनार लेक इज़ गेटिंग पिंक इन कलर। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ जो भी हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा है बेसिकली वहाँ पे महाराष्ट्र से, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो रिसेंटली द हिस्टोरिक लोनार लेक इन द मुल्हाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन फाउंड टर्निंग इन द रेडिश कलर, रेडिश और पिंकिश जो भी आप बोल सकते हैं। Now, the color of water in the Maharashtra Lonar Lake is also known as Lonar Carter that has to be changed to the red. अब इसमें आप एग्जाम्पल ये पिक्चर देख सकते हो, दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ द लेक विच यूज टू बी इन द डीप ब्लूज कलर। Now the color has changed to somewhere close to red or pink in color. So this is the changes which you can see. High Court ने इसका संज्ञान लिया है and High Court has taken the cognizance of it and High Court has prohibited the construction of the Lonar खिंडी रोड अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स। जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे थे उस एरिया के आसपास में, उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। और जो नागपुर की जो बेंच है बम्बई हाई कोर्ट की, उन्होंने रिपोर्ट मांगा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो EIA होता है, किसी भी जगह पे कंस्ट्रक्शन से पहले EIA लिया जाता है उसका, कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किस तरह का है, राइट। तो उसमें बेसिकली जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको नेरी भी कहते हैं, और जो हमारा जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन दोनों चीज़ों से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप रिपोर्ट सबमिट करें कि यहाँ पे एक्चुअल ऐसे कारण क्या थे जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई है। और जो स्टेट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कोर्ट को बताया है, दे हैव कलेक्टेड द सैंपल एंड दे विल बी सेंडिंग द रिपोर्ट टू द अगारा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे, राइट। तो वहाँ से रिपोर्ट्स अभी आनी है और हाईकोर्ट में वो सबमिट होगी। तो कुछ पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं, क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से वहाँ पे कलर चेंज हुई है। द फर्स्ट इज द एट्रीब्यूटेड ऑफ द एल्गम ब्लू। जो एल्गीज होते हैं, अलग अलग कलर के एल्गीज होते हैं, आपने देखा होगा कई बार
कलर ग्रीन में आपने देखा होगा बहुत सारे रिवर्स को ग्रीन इन कलर, या ब्लू कलर में आपने देखा होगा डीप ब्लू. सो दिस इज समथिंग विच इज रेड एल्गी, बट इसको उसके अलावे भी कुछ देखा जा रहा है बिकॉज द कलर इज प्रिटी डिफरेंट, राइट. And due to evaporation, this is the second causes which can lead to the color change. So due to evaporation of the water, the salinity in the water has increased. तो salinity बढ़ने के कारण भी हो सकता है कि इसके कलर चेंज होगी. और जो तीसरा रीजन है दैट इज कलर चेंज सीम्स टू बी अ बायोलॉजिकल चेंज, कि जो लोनर कैटर है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज देयर वाज नो डिस्टर्बेंस टू द लेक, सो नेचुरली इट माइट हैज टर्न इनटू द रेड. तो ये 3 पॉसिबल रीजंस बताए गए हैं जो कि एक कारण हो सकते हैं उसके कारण टर्न करने के. नाउ अगर लोनार लेक के बारे में आप थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज़ में भी है और वैसे भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोनार क्रेटर और नोटिफाइड है अंडर नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में, ठीक है, जिसको सोडा लेक भी कहते हैं. दिस इज लैंड इन द लोनार इन द बुधाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट. तो जो जियो हेरिटेज होते हैं वो रेफर करते हैं एज अ जियोलॉजिकल फीचर्स जो कि इनहेरिटली है, कल्चरल सिग्निफिकेंस उसकी अपनी होती है, एक अर्थ इवोल्यूशन है, एक हिस्ट्री है, दैट इज़ नॉट मैन मेड, ठीक है. जो सारी चीज़ें बेसिकली एक हिस्टोरिकल उसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है उस चीज़ को लेकर के, राइट. और इट इज सिचुएटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू. अगर आप रीजन की बात करोगे, कई बार यूपीएससी यहाँ पे आपसे मैप वर्क में पूछ सकती है या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से रीजन में. तो दिस इज इन द डेक्कन प्लेट्यू, अ मैसिव वॉल्केनिक बसाल्ट रॉक है यहाँ पे दैट इज क्रिएटेड द इरप्शंस, एंड इट इज बिलीव दैट इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय 52,000 ईयर्स अगो, राइट. बहुत ही पुराना है, जहाँ पे एक मेटोराइट हिट किया था अर्थ को, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई थी. एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द बेसाल्टिक रॉक. रॉक टाइप जो है वो बेसाल्टिक है, और जो डायमीटर है पूरी इस लेक की दैट इज क्लोज टू 1.85 किलोमीटर्स एंड द डेप्थ इज 500 फीट. अब समझ सकते हो कितना डीप है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लोनार लेक. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के सेक्शन से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं. नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रूरल इंडिया एंड द न्यू वायरल फैस्ट पॉइंट. बेसिकली ये आपको आज के हिंदी में मिल जाएगी. यहाँ पे बात की गई है जो रूरल इंडिया है वो कैसे ससेप्टेबल है इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर के. तो इंडिया इज़ नाउ फेसिंग ओनली द अर्बन वेव. अभी तक सिर्फ भारत में अर्बन वेव ही चल रही. जो टीयर 2 सिटीज़ हैं या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे ही अभी इफेक्ट है. तो जो मेजर सिटीज़ की बात करें, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, इनमें ही अभी सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं और ये जो है एपी सेंटर है अभी कोरोना का लेकर के. लेकिन बात करें अगर हमारी रूरल पॉपुलेशन की, जहाँ पे टोटल 65% पॉपुलेशन रिसाइड करती है, वहाँ पे अभी कम्युनिकेशन पूरा पेंट्रेट नहीं किया है. और ये अभी भी इंडिया के लिए एक बहुत ही अहम समय है सरकारों के लिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल द स्टेट गवर्नमेंट. द रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस कि यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाए. अगर ये रूरल लेवल तक पेंट्रेट हो गई तो द एंटायर इंडिया वुड सफ़र एंड दिस वुड बी एन कंप्लीट एपिडेमिक फॉर इंडिया, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है. Now they have added relatively unexposed with a few cases and death. तो रूरल इंडिया की बात करें तो अभी भी जो केसेस है वहाँ पे वो अनएक्सपोज्ड हैं. सारी जगह पे केसेस अभी भी रिपोर्ट नहीं किए हैं और जो वनरेबल मेजॉरिटी है वो रूरल इंडिया की है कंपेयर टू द बेसिकली नो दैट इज अगेन फिल टू द हीट ऑफ द एपिडेमिक. तो अभी भी जो सारी चीज़ें हैं वो अर्बन में है, नॉट इन द रूरल. सो दिस रूरल इंडिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स. ना रोड मैप बताई गई है कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द सोशल वैक्सीन. जो मैं आपको सोशल वैक्सीन पहले भी हमने न्यूज़ आर्टिकल में डिस्कस किया है कि एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच होना चाहिए जहाँ लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है, उनको पढ़ाना है, उनको बताना है कि किस तरह से जो वायरल इन्फेक्शन है उससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें प्रिंट मीडिया के थ्रू, रेडियो के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक की जा सकती है. एंड द 2 बिहेवियरल चेंजेस आर क्रिटिकल. सो द फर्स्ट इज एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड मस्ट वेयर अ क्लॉथ मास्क. तो सबसे पहली प्रिवेंशन के तौर पे मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है. होम बेसिकली वी नीड टू स्टे एट होम and observe the strict hand hygiene. So it is very important that you wash your hand and make people aware कि washing hand is very important. और जो लोग अगर किसी भी तरह से इन्फेक्ट है या किसी ऐसे लोगों के संपर्क में है उनको क्वारंटीन होने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली फॉर द रेड जोन पीपल.
एंड डायग्नोस्टिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कोविड-19 की जो सिम्टम्स अगर दिखती है किसी को अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो PCR के थ्रू जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके थ्रू टेस्ट किए जा सकता है। और अभी कल ही मैंने आपको बताया था जो ICMR है, जो हमारे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने रैपिड टेस्ट किट के लिए भी अप्रूवल दिए हैं। तो जल्दी अगर रिपोर्ट चाहिए तो आधे घंटे के आसपास अगर रिपोर्ट चाहिए होगी तो रैपिड किट के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। नाउ एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोटेक्ट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर, जो हमारे जो बेसिकली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर कोई उस एरियाज़ में इस तरह की इमरजेंसी आई रूरल एरिया में तो पीपल कैन ईजिली बी हैंडल एंड द डॉक्टर वुड हैव अ चांस कि वो सारे इम्यूनिटीज़ के साथ उनका इलाज कर पाएंगे, राइट। नॉट टेलीमेडिसिन की अगर बात करें तो टेलीमेडिसिन भी रूरल इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान साबित हुआ है। जिस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वहाँ पे लोगों को टेलीमेडिसिन के प्लेटफॉर्म के थ्रू जानकारी दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज लोग हैं जो 55 के ऊपर हैं, जो जिनको बेसिकली गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि दे शुड नॉट बी कमिंग आउट ऑफ द होम, तो उनके लिए जो टेलीमेडिसिन है वो एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। एंड दिस अप्रोच विल मिनिमाइज द लॉस ऑफ मेडिकल मैन पावर ड्यू टू कोविड-19 एट द टाइम वी नीड देम द मोस्ट। तो जो भी ऐसे लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी इन्फेक्शन में बेसिकली वो भी इंसान है, तो उनको भी इन्फेक्शन होने का खतरा उतना नहीं है जितना किसी एक आम इंसान को है, राइट। तो टेलीमेडिसिन से भी लोगों का इलाज किया जा रहा है, जो सीनियर सिटीजन है, जो अबव 55 है, ताकि वो घर में रह के ही अपना इलाज कर सकें। नाउ द अदर टॉपिक इज यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द लोअर कोर्ट। दिस इज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 जहाँ पे फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी भी है, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बेसिकली अभी एक नया अमेंडमेंट लाया है जहाँ पे उन्होंने नोटिफाई किया है कि जो कंपलसरी है, इट विल बी कंपलसरी टू मैंडेट द हिंदी इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट अक्रॉस द स्टेट। तो पूरे हरियाणा स्टेट में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल करने जा रही है सरकार। एंड द मूव कम आफ्टर द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट कि भाई जो हमारी जो जस्टिस सिस्टम है वो उनके मदर टंग लैंग्वेज में होनी चाहिए, ताकि कोई फर्दर जो लिटिगेंट ना हो सके, इसकी लिटेंसी फिर ना हो, लिटिगेंट फ्रेंडली हो ये चीज़ें, राइट। इंग्लिश में अगर है, कई लोगों को अगर समझ में नहीं आया, फिर चीज़ें प्रॉब्लम होती है, देन अगेन इट कम टू द लिटिगेंट। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जुडिशल सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए दिस एक्शन हैज़ बिन टेकन। और अगर बात करें कि देयर वाज नेवर अ बार इन द यूज़ ऑफ हिंदी इन द हरियाणा कोर्ट। इंग्लिश थी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी को भी प्रेफर किया जाता था। बट आफ्टर दिस डिसीजन द एंटायर कोर्ट इन द स्टेट वुड बी फंक्शनिंग इन द हिंदी लैंग्वेज इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये बताई गई है कि जो हरियाणा के लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो हिंदी प्रेफर करते हैं रादर देन गो फॉर इंग्लिश, लाइक। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर समझे तो जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने भी रिटेन किया था हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और जो आर्टिकल 348 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैटेगराइज करता है टू ड्राफ्ट द स्टिपुलेट प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। तो ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है, बट द स्टेट हैव द पावर टू चेंज द लैंग्वेज, राइट। एंड हिंदी in the other order language could be such purpose for the development in the capacity with the knowledge and analytical accuracy required for the legal interpretation। क्योंकि इंडिया में अभी भी जो लॉज है उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत टफ हो जाती है कई बार लोगों के लिए। तो यहाँ पे हिंदी जो होगा वो बहुत लोगों के लिए आसान भी साबित हो सकेगा, और जो जजमेंट है वो खुद अपने मदर टंग के लैंग्वेज में भी ले पाएंगे। नाउ इंग्लिश की अगर बात करें, अपार्ट फ्रॉम हिंदी, जो इंग्लिश की जहाँ पे जुडिशरी में काम है, वो अभी भी वहाँ की जो स्टेट की जो जुडिशरी एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश में कंडक्ट कराई जाती है। और बार काउंसिल ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि अगर हिंदी में एग्ज़ाम होती है तो इंग्लिश के लिए ज़रूरी ये है कि भाई जो प्रोफेंसी लेवल चाहिए इंग्लिश को, उसकी कम से कम एक पेपर ली जाए, ताकि ये पता चल सके कि जो प्रॉपर हमारी जो जुडिशरी है, जो सिस्टम है, वो इंग्लिश में कैपेबल हो, जो नए रिक्रूटीज़ हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे जितने लॉज बने हुए हैं, जितने भी बुक हैं, वो सारे इंग्लिश में, राइट। सो हिंदी में ऑर्डर्स तो आ सकते हैं, बट जो इंटरनल फंक्शनिंग है जजेस के बीच में, दैट वुड बी हैपनिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज इटसेल्फ। सो इसी कारण है कि जो अभी भी जो जुडिशरी एग्ज़ाम है हरियाणा के, जो स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन है, दैट इज़ कंडक्टेड इन English language itself, right? So this is the main basically highlighting point of the English and Hindi. Now मैं आपको बता दूं कि हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हर दिन क्वेश्चन पोस्ट रहते हैं सुबह
आप उस पर अपना आंसर लिख के हमें सेंड कर सकते हैं 6 PM तक। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे अपने आंसर राइटिंग स्किल को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द आंसर, बेसिकली जो कल के सवाल थे उसके आंसर बता दूं आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है डी। सो द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड एंड द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है कि द विंड वेन बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू बेसिकली मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉट द एनोमीटर। एनोमीटर से एयर प्रेशर को चेक करते हैं, विंड की स्पीड को नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नाउ जो क्वेश्चन 2 है उसके करेक्ट स्टेटमेंट है ए। मैंने आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्वांटिफाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन द प्रोडक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। एंड द थीम फॉर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर 2019 वॉज द चेंजिंग नेचर ऑफ द वर्क। और जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, दैट वर्ल्ड बैंक रिलीजेज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नॉट द UNDP। जो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया था UNDP इज इनकरेक्ट। अब बढ़ेंगे अभी आज के जो सवाल है उसके तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। आपको बताना है इनमें से दो स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हैं। द वुड डिस्पैच ऑन द एजुकेशन लेड द ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द फीमेल एजुकेशन। This is the first statement. The second statement is the Christian missionaries were the first to set up under the Calcutta Female Juvenile Society. तो आपको एनालाइज करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपने NCERT पढ़ा हुआ है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। ABCD आप अपने ऑप्शंस में हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ABCD के थ्रू अपने आंसर बता सकते हैं, राइट। Now the second question is from the current affair. Which among the following statement is correct? The defense expenditure in India with respect to GDP is decreasing in the recent year. जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। And the absolute defense budget in India is increasing. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, A, B, C या फिर D, right? So whatever you feel is the correct answer, do let us know in the comments down below. तो पार्टिसिपेट ज़रूर करें और अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब और एप्टी प्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, तो अपने हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी क्वेरीज है। विल ट्राई टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू हेल्प यू आउट, राइट। एंड फॉर टाइम बीइंग आई एम साइनिंग ऑफ, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।